गाय भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग। इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। गौरक्षा सिर्फ किसी एक धर्म की जिम्मेदारी नहीं। जीवन का अधिकार मारने के अधिकार से ज्यादा ऊपर। शेर बनेगी गाय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की सलाह विवाद की शुरुआत है या इसको विवादों के एक बड़े कारण को सुलझाने के तौर के मौके के रूप में भी देखा जा सकता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी उन लोगों के लिए एक कुटिल अवसर हो सकती है जो अपने एजेंडे के तहत ऐसे मुद्दों की तलाश में रहते हैं जिससे किसी दल विशेष को या सरकार को या सिस्टम को सवालों के घेरे में लाया जा सके, और इसे एक ऐसी घटना के रूप में भी देखा जा सकता है जहां से आपकी दूरियां घटना शुरू हो सकती हैं। प्रथम तो किसी की भी आस्था का दूसरे मानव मात्र को सम्मान करना ही चाहिए। फिर हमारे यहाँ तो संविधान इस बात का भरोसा देता है। तो गाय को लेकर पिछले एक अरसे में हिंदुस्तान में दो प्रमुख समुदायों में जो जहर घुला है या घोला गया है, उसके कार्ड तैयार करने का अवसर भी कुछ लोग अदालत की इस टिप्पणी में देखते हैं। बहरहाल हमारी बहस का मुद्दा ये भी है कि अदालत ने हमारी सांझी संस्कृति के संरक्षण को लेकर जो चिंता जताई है, उसको लेकर समाज और सरकारें बेखबर सी क्यों रही हैं। तो आज इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी इन सवालों के जरिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना क्या समय की मांग है? अगर गाय को लेकर विवाद निपटा तो आस्था के टकराव का हल निकल जाए, और संस्कृति संरक्षण का कितना सरकार पर है और कितना समाज पर है दारोमदार। काजी असगर अली साहब हैं हमारे साथ, डॉक्टर रतन बिश्नोई जी हैं, आप समाजशास्त्री हैं, पवन शर्मा जी हैं, आप धर्माचार्य हैं, और सुप्रसिद्ध वकील हैं एडवोकेट ए के जैन हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले टिप्पणी ले लूँ आपकी पवन जी और असगर अली साहब, उसके बाद शुरुआत करता हूँ। असगर अली साहब, इस्लामिक जगत इस टिप्पणी को किस तरह से देखता है? सर, आमतौर पर यह समझा जाता है कि इस्लाम जानवरों की रिस्पेक्ट नहीं करता, जो कि बिल्कुल एक गलत बात है। क्योंकि अगर कुरान मजीद हम देखें तो कम से कम भी नहीं तो 30 जानवरों का उसके अंदर जिक्र आया है, और 5 जानवरों के नाम से तो चैप्टर हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि काऊ के नाम से, गाय के नाम से भी चैप्टर मौजूद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमेशा कानून तो लाती रही। ये नेहरू जी के टाइम पे भी कानून था, 1961 में भी हमने कानून बनाया, लेकिन कानून के ज़रिए से ये सब चीज़ें रुक नहीं सकी। हम देखते हैं कि गोकुल आयोग बना, उसके अंदर सारी चीज़ें हमने चाहा कि इसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत लेकर एक अच्छा खासा बजट दिया कि इसके ज़रिए से हम गायों की सुरक्षा कर सकें या उसकी रक्षा कर सकें। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो नेशनल काऊ कमीशन, वो अभी रिसेंटली बना, उसके तहत भी काम किए गए। लेकिन देखने में ये आता है कि हुकूमत की मंशा कुछ और है। जहां हम दूध निर्यात में सबसे नंबर 1 है पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में, वहीं हम बीफ निर्यात में भी नंबर 2 पर है। तो ये दोहरी राजनीति है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि करना आपको चाहिए लेकिन आप करते नहीं हैं, और बताते ऐसे है कि हम करना चाहते हैं। अच्छा, अगर ये रास्ता निकले, अदालत की सलाह पर ही निकले, समझिए कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, हाँ, इससे तो पहले भी उसके बाद तो राष्ट्रीय पशु के तौर पर जिस तरह का संरक्षण मिलना चाहिए उस तरह का मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि नेशनल काऊ कमीशन के तहत खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि काऊ का संरक्षण होना चाहिए और उसका बचाव होना चाहिए, और इसके लिए अच्छा खासा बजट रखा था। एक फार्मर जो कि जब तक गाय उसके लिए अच्छी प्रतिफल देती है तब तक वो उसके लिए महत्वपूर्ण होती है, और जहां उससे उसकी इकोनॉमी बंद हुई वहां उसके लिए वो बेकार हो जाती है। इसीलिए दिया गया था कि आप उनको स्कॉलरशिप दें और उनको वो गाय का संरक्षण कर सके, ऐसी गायों का खासकर जो कि हम देखते हैं कि उनके काम की नहीं है, प्रतिफल नहीं दे रही है। अब उनके पास रास्ता नहीं होता सर, वो तो उसको बेचेंगे। पवन जी बोलिए। देखिए, गाय और हमारी संस्कृति दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। गावो विश्वस्य मातरः, गाय मतलब एक धर्म का ही नहीं, पूरे गावो विश्वस्य मातरः, गाय समस्त विश्व की माँ है। तो गाय का संरक्षण, गो संरक्षण और गो संवर्धन,
जब तक हमें गाय दूध देती है, हम उसका संवर्धन करते हैं, हम उसे काम में लेते हैं, और गाय का दूध तो हर किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है। और फिर उसका संरक्षण करना, अगर गाय वृद्ध हो गई तो उसकी सुरक्षा कैसे की जाए, सड़कों पे गाय कैसे ना घूमे, और जो फैसला कोर्ट ने इस तरीके का सुझाव आया है, उसके अनुसार मैं ये निवेदन करूंगा कि किसी भी धर्म को इससे कोई प्रतिकूलता तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाय तो गोकुल, हमारे भगवान श्री कृष्ण का नाम गोपाल है, और भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ तो उन्होंने सबसे पहले वसुदेव जी से यही कहा कि गवाम कुल गोकुल नय, जहां गोकुल, जहां गायों का कुल है, वहां मुझे सबसे पहले आप पहुंचाइए। तो भगवान श्री कृष्ण गोकुल में गए थे सबसे पहले। तो गाय से हमें साइंटिफिक तरीके से भी जब हम देखते हैं तो गाय जहां रहती है वहां विपन्नता नहीं होती, वहां संपन्नता होती है। गाय जहां होती है वहां पे स्वच्छता रहती है, निर्मलता रहती है, गाय के गोबर में दीमक नहीं लगती है, गाय का दूध बहुत पुष्टिकारक होता है। और शास्त्र और वेद तो हमारे यहाँ तक कहते हैं कि करोड़ों बीमारियों का इलाज गाय की सेवा से है, गाय के ऊपर हाथ घुमाने से है। और उस जहां पर गो पालन हो रहा है, गो संरक्षण हो रहा है, जहां गौशाला है, जहां गाय का गोबर है, गोमूत्र है, ऐसे स्थान पर जो व्यक्ति रहता है वहां भी अनेकानेक बीमारियां स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। तो गाय के प्रति, तो गाय को तो जैसे राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, उसी प्रकार से गाय को तो राष्ट्रीय पशुपांग जाए, मतलब गौ माता को तो राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, और साथ में इसका संवर्धन और संरक्षण दोनों ही पहलुओं पे ध्यान दिया जाए, ताकि सरकार की जिम्मेदारी में, सरकार के दायरे में उसका दायित्व आ जाए। समाज का कोई दायित्व नहीं। जो गायें आपने कहा उसमें असगर अली साहब ने भी कहा, आपने भी कहा, और एक व्यावहारिक बात है जो हमको देखने में आती है। एक मिनट असगर अली साहब, आप बोलिएगा अपनी बात। ये देखने में नहीं आता क्या पवन जी कि गाय जब तक दुधारू होती है ना, तब तक तो उसका संरक्षण, संवर्धन, उसके गुण लक्षण सब अच्छे लगते हैं। बाकी आप और हम देखते हैं कि गौशालाओं में किन गायों को भेज दिया जाता है और गौशालाओं में उनकी क्या स्थिति होती है, सड़कों पर आवारा घूमने वाले गायों की क्या स्थिति होती है, और दुर्घटनाग्रस्त गायों की तरफ श्रद्धावान, आस्थावान, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने वाले लोग गौ सेवा के लिए वो उनको देख करके मुंह फेर करके चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एकमात्र चारा ये तो नहीं बचता है कि गायों के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और फिर सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है, जैसे मोर को लेकर है अभी। क्यों पवन जी? नहीं, देखिए इसमें दो तरीके से काम होगा कि एक तो जो लोग गाय पालन कर रहे हैं, गो पालन कर रहे हैं, उनकी पहला दायित्व तो उनका है, क्योंकि हमारा भारत तो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर ज्यादातर लोग गोपालन, कृषि पालन, मतलब पशुपालन करते हैं। तो गाय के प्रति एक कानून लेके आना चाहिए कि जहां पर गाय, जो लोग गो पालन कर रहे हैं, वो ऐसे ही दूध लेने के बाद में गायों को न छोड़े, उस पे आदमी को दंडित किया जाए। और जो गौशालाओं में गाय जा रही हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जो दूध तक तो उनके साथी होते हैं और उसके बाद उन्हें छोड़ देते हैं या रोडों पे छोड़ देते हैं। तो इसका एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारे भारतवर्ष में इसका कानून आए और इस पे ये विचार किया जाए पूरे तरीके से, सरकार भी करे और प्रत्येक जनमानस इस बात को करे, पहल करे इसकी, कि गाय सड़कों पे न घूमे या दूध लेने के बाद में गायों को गौशालाओं में छोड़ दिया जाए। इसको अपराध मानना चाहिए इस तरीके से। जो लोग आस्था अगर है तो उस आस्था को निभाने की जिम्मेदारी जो आस्था रखता है उस व्यक्ति की है। आपकी आस्था पूरी हो, इसके लिए बाकी लोग काम करें, चाहे वो सरकार हो चाहे समाज हो, तो फिर वो बात नहीं बनेगी। आप कुछ कहना चाह रहे थे काजी साहब, बोलिए। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखिए, आसाम हमारा राज्य है, मेघालय हमारे राज्य हैं, और गोवा है हमारे यहाँ। अब यहाँ पर ये सब चीज एप्लीकेबल नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी पर्सन जो है वो गाय के बीफ को पसंद करते हैं। और खुद वहाँ के मुख्यमंत्री ने जब बैन करने चले तो आपको हैरानी होगी, सिर्फ कुछ एरिया, कुछ मोहल्ले उन्होंने डिसाइड किया कि इस मोहल्ले में गाय स्लॉटर बंद रहेगा या इस मोहल्ले में मीट नहीं मिलेगा। ये ऐसे, इसमें पता चलता है कि आप दुर्भावना से या दोहरी नीति से काम कर रहे हैं। आप पूरी तरह से, अच्छा फिर सिर्फ गाय क्यों राष्ट्रीय पशु बने? और भी ऐसे कई पशु पक्षी हैं जिससे कई मुफीद हैं, जिनसे कई फायदे हैं, जिनसे कई फायदे हो सकते हैं, उनको भी हम बना सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि गाय को आस्था के तौर पर अगर देखकर आप एक स्पेशली उसको ऐसा कर देते तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यह प्रॉब्लम आपको वहां नहीं होती कि जहां पर नेपाल, जो कि एक हिंदू राज्य है, हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, वहां हजारों की तादाद के अंदर, हर चौथे साल के अंदर जब वो फंक्शन होता है, हजारों की तादाद में वहां पर जो है जानवर काटे जाते हैं, उनकी बलि दी जाती है, यानी मुर्गा, पीगन और क्या नाम है आपका बकरा और गाय, ये सब चीजें। इसीलिए वर्ल्ड की जितनी भी संस्थान है, जो भी ये पीटा है, उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन उठाया।
भारत सरकार ने भी चाहा कि हम यहाँ से तस्करी के जो चीजें होती हैं उसको रोक दें, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये हमारी दोहरी नीति है। जहां हम बीफ निर्यात के अंदर नंबर 1 बनना चाहते हैं, वहीं हम इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहते हैं। या आप नहीं कर पाएंगे, हम कहते हैं करें, हम सपोर्ट करते हैं, हम करें, लेकिन जो दिख रहा है वो ये है कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ गौशाला के अंदर ही हजारों, अभी मैंने कई वीडियोस ऐसे देखे, हजारों गायें जो है उसके अंदर कहीं खाने की वजह से, कहीं कमजोरी की वजह से, कहीं दुर्बलता की वजह से, कहीं फतरी की वजह से वो मरी जा रही है। पहले तो अब चलो ठीक है, अब रोड पर नहीं दिखती है, अब लेकिन वहां दिखती है। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि हमने पहले ही उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कानून बना रखे हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना रखे हैं। एग्रीकल्चर के तहत अच्छा खासा बजट मौजूद है। मैं कह रहा हूं वो पैसा आप किसानों को दे। ठीक है, ऐसी गाय को बेचते क्यों हैं? आपने दोनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको सुना जी। पहले तो मैं आपके मन में क्या आ रहा है वो सुनूं, उसके बाद में फिर मैं सवाल करूं। बोलिए रतन जी। शर्मा जी, ये एक बड़ा मुद्दा है और इसको कई एंगल से देखना पड़ेगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि 1947 15 अगस्त के दिन ही इसको राष्ट्रीय गौ माता घोषित करना चाहिए। इट्स नॉट एनिमल, और इसको किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या तकलीफ है? ये तो फालतू का मुद्दा है, और वोट लेने के लिए लोगों ने किसी को भड़का रखा है। मेरा मानना यह है कि गौ को माता का दर्जा मिलना चाहिए। विवेकानंद जी से सवाल किया था अमेरिका में कि किस पशु का सबसे बढ़िया दूध होता है, तो उन्होंने कहा भैंस का। तो वो फॉरेनर्स थे, उनको बड़ा ताजुब हुआ। उन्होंने कहा कि आप तो गाय को सबसे बढ़िया मानते हो, तो क्या वो गाय जो है एनिमल नहीं है, वो हमारी माता है, माँ है, और उसमें हजारों तरह की बीमारियों का इलाज है। हिंदू संस्कृति, हिंदुत्व है, हजारों साल पुराना सनातन एक धर्म है, ये मजहब नहीं है। मजहब क्रिएट होते हैं, धर्म क्रिएट नहीं होता, उसका एक आविष्कारक नहीं होता, कोई उसका फाउंडर नहीं होता। तो हिंदुस्तान में हिंदुत्व के लिए गंगा, गीता और गौ माता के बिना रह क्या जाएगा? लेकिन हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का तो नहीं है ना? नहीं, सब सारे हिंदू है। तो जो हिंदुस्तान, यही तो गलतफहमी है, लोगों को पढ़ते नहीं है। ये हिंदू शब्द, हिंदुत्व शब्द है, किसी सनातनी ने इन्वेंट नहीं किया सर। ये अरब देशों के लोगों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते हैं, उसके एक साइड में रहने वाले सभी लोगों के लिए हिंदू शब्द यूज किया, ज्योग्राफिकल टर्म है। ये कौन कहता है कि ये रिलीजियस टर्म है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज से 30 साल पहले क्लियर कर दिया, हिंदुत्व इज ए वे ऑफ लाइफ। तो इसको धर्म, किसी हिंदू धर्म और नॉन हिंदू धर्म से जोड़ना मूर्खता है। ये तो वोट लेने के लिए लड़ाने की बात है, उसमें तकलीफ क्या है? और अगर हिंदू राष्ट्र एक ऐसा देश है जहां 100 करोड़ हिंदू वहां रहते हैं, और अगर उनकी आस्था हजारों सालों से है, वैदिक रूप से है, गाय का सांस्कृतिक महत्व है, आर्थिक महत्व है, अगर उसको राष्ट्रीय महत्व कहता हूँ, एनिमल क्या है, माँ घोषित करना चाहिए, क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है? ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास। एडवोकेट ए के जैन साहब, पहले आपसे समझें कि इस टिप्पणी की सिग्निफिकेंस क्या है, फिर मैं सवाल करूँ। जैन साहब। राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्गीय महेश चंद्र शर्मा द्वारा हिंगोनिया गौशाला के मामले का अंतिम निस्तारण करते समय भी ये कहा था उन्होंने कि एडवोकेट जनरल और राज्य सरकार को चाहिए कि वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की दिशा में केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेट करें, और उनके द्वारा इस तरह से धार्मिक बातों पर ज्यादा जोर नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बातें अपने जजमेंट में कही थी। उन्होंने आर्टिकल 48 जो नीति निर्देशक तत्व है उसका उल्लेख किया था कि नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 14 में ये लिखा हुआ है कि राज्य सरकार, राज्य मतलब केंद्र और राज्य दोनों जिसमें सम्मिलित हैं, वो गोवंश और दूध जो देने वाले पशु हैं उनको, उनके संवर्धन के लिए उनको वध से रोकने का प्रयास भविष्य में करते रहेंगे और करेंगे। आर्टिकल 51 का उन्होंने हवाला दिया था कि ये प्रकृति की बैलेंस करने के लिए भी आवश्यक है, इसलिए गाय का संवर्धन चूंकि एग्रीकल्चर पर है, कृषि आधारित प्रधान है, इसलिए गाय और बैल हमारे इसके मूल तत्व हैं और इनका संवर्धन, और इसलिए इनको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इस सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय पशु
जो गिर के लॉयन है जिनको डिक्लेयर किया गया था और 1973 में इसको चेंज करके बंगाल टाइगर्स जो है, जो स्ट्रिप्स वाले टाइगर्स हैं, उनको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। अब जो आज जो टिप्पणी आई है जस्टिस शेखर कुमार यादव की, हालांकि उसमें कुछ गैर वैज्ञानिक बातें भी हैं, जैसे कि उन्होंने ये कहा कि गाय अकेला पशु है जो ऑक्सीजन देता है, जबकि वास्तविकता ये है कि जो फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट है इनके अलावा कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। और जो जितने भी मैमल्स हैं जिसमें मनुष्य भी शामिल है, हम जितनी ऑक्सीजन लेते हैं उसमें से जो अनयूटिलाइज ऑक्सीजन होती है उसको वापस निकालते हैं। हर आदमी ऑक्सीजन एक्सहेल करता है, परंतु ऑक्सीजन बनाता सिर्फ पौधे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कन्वर्ट करते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा साइंस के उस मामले में चूक गए और वो गलत दिशा में चले गए, परंतु जहां तक राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाली बात है ये इस विषय में हो सकता है। पर जहां तक गाय का संवर्धन की बात है, ये तो हमारा नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि गोवध को रोकने के प्रयास किए जाए। गोवध के साथ ही इनको गोवध जो गाय के स्पेशल वर्ड उसमें यूज किया, गाय, बछड़े और जितने भी दुधारू पशु हैं उनके संवर्धन का और वैज्ञानिक तरीके से विकास करने का प्रयास किया जाए। तो इस परिस्थिति में राष्ट्रीय पशु घोषित करना या नहीं करना एक अलग विषय है, पर इसका संवर्धन हमेशा हमारे संविधान के निर्माताओं ने भी बताया और इसका संवर्धन हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए और सामाजिक व्यवस्था के लिए, बिकॉज हम ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट लोग हैं, उनके लिए आवश्यकता है और इसलिए इसके लिए हो सकता है कि अभी इस दिशा में उन्होंने कुछ बात कही हो, परंतु मुझे लगता है कि उनकी बात कुछ अवैज्ञानिक तथ्यों पर भी आधारित है, जैसे गाय का जो ऑक्सीजन एक्सहेल करने वाली बात है जो कि वैज्ञानिक रूप जैसे राजस्थान में और वाले मामले में ये हुआ था, परंतु निश्चित रूप से इस फैसले के बाद भी बहुत सारे लोगों की टिप्पणी इस तरह की भी आई कि चूंकि माननीय अदालत तो जो कह देती है उसके ऊपर सवाल तो उठाए नहीं जा सकते, और उन्होंने और ऐसे बहुत सारे अवसरों पर जैसे गीता को भी पहले राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करने की बात हुई थी, उन्होंने अब ये जो टिप्पणी है उनकी व्यक्तिगत ज़्यादा है और विधि सम्मत कम है। ये बात आपने ये साफ की कि नीति निर्देशक तत्वों के हिसाब से ये बात आस्था केवल प्रकट नहीं कर दी गई है, ये हमारे कानून की व्याख्या भी इसमें कहीं ना कहीं छुपी हुई है, उसकी संविधान की व्याख्या करते हुए इस बात को कहा गया है। यही बात है जैन साहब? इन जजमेंट में नहीं कहा गया, पर जो राजस्थान उच्च न्यायालय का जजमेंट था 12 जनवरी 2018 का, उसमें आर्टिकल 48 और 51 की व्याख्या करते हुए ये उम्मीद की गई थी कि इस राज्य और केंद्र सरकार इसमें से राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 48 विशेष संरक्षण की बात करता है। ठीक, रतन जी आपके पास आ रहा हूं। 48 जो है तो वो तो फिर सारे समाज की बात करता है। हाँ, सारे समाज की बात करता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज की बात नहीं करता। फिर नहीं, सही बात है और इसी पर बात करनी चाहिए। देखिए असगर अली साहब और पवन जी, रतन जी, असल में बात ये समझ में आती है कि आज भी बहुसंख्य लोग उदार हैं, बहुसंख्य लोग दूसरे की आस्था का सम्मान करते हैं, बहुसंख्य लोग एक दूसरे के साथ हिलमिल कर चलना चाह रहे हैं, इसी से समाज चल रहा है। उन लोगों की संख्या भले ही कम हो जो निठल्ले हैं सोशल मीडिया पर, जिनको जहर परोसने में आनंद आता है, जो ऐसे अवसर ढूंढते हैं और करते रहते हैं अपना काम। नहीं सर, आई ऑब्जेक्ट आपने तो एक समुदाय को बिल्कुल ही बहुसंख्यक जो भी अल्पसंख्यक है उनको बिल्कुल ही साइड कर दिया। नहीं, मैंने आपको कहा बहुसंख्य लोग, बहुसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक का मतलब ज्यादातर लोग, चाहे वो हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में हो। आपने गलत समझ लिया, माफी। तो बहुसंख्यक जो लोग हैं चाहे वो किसी भी समाज के हों, और यही वजह है कि सारा सिस्टम जो है हमारा ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। लेकिन रतन जी, गाँव में आज भी अगर किसी तरह की सद्भावना बची हुई है जिसको हम देख पाते हैं, जिसके तहत आप हिंदुओं को दरगाह जाते हुए देख लेते हैं और मुसलमानों को, गांव के मुसलमानों को नज़र कटाने के लिए भैरू जी के स्थान पर जाते हुए भी देख लेते हैं, ऐसे भी दृश्य आम हैं। तो क्या कारण ये नहीं है कि ये विरोधाभास जो है ये शहर में आकर के ज्यों ज्यों अक्ल बढ़ती जाती है त्यों त्यों दिमाग में अक्ल हर चीज़ को एक जुर्म बना देती है, कहते हैं ना शेर, उसके साथ बढ़ता जाता है। आपने कहा कि भारत में संभव ही नहीं है, 5 राज्य ऐसे हैं ज़्यादातर लोग वहाँ पर बीफ खाते हैं, आप कैसे रोक लेंगे उनको? भारत अगर देश का, दुनिया का दूसरे नंबर का बीफ एक्सपोर्टर है, तो ये विरोधाभास है बहुत बड़ा। तो पहले मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि सफाई पहले जहन की होनी चाहिए, आम आदमी की। पहले जो विरोधाभास हैं, जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर कोई फैसला लिया जाता है तो शायद उस पर कोई ऐतराज़ ना हो और वो शायद लोगों को तोड़ने के बजाय जोड़ने का काम कर सके। रतन जी। शर्मा जी, ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने जो कमेंट्स दिया मैं एग्री करता हूँ कि कुछ हमारे नीतिगत निर्णय कंट्रोवर्शियल है, ऐसे नहीं होने चाहिए।
मुद्दा सिर्फ ये नहीं है, मुद्दा ये भी है कि कितना इकोनॉमिकली हम इस चीज़ को अपने कंट्री के लिए बढ़िया कर सकते हैं। आस्था की बात अपनी जगह है, इकोनॉमिकली मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं, साइंटिफिक की बात करते हैं, मुझे नहीं पता जैन साहब ने क्या बताया, लेकिन नासा ने ये क्लियर किया है अमेरिका की हजारों लाखों हेक्टेयर ज़मीन बेकार हो गई, बेरेन लैंड हो गई है, और उसकी केमिकल उसकी वजह से, खाद की वजह से। हाँ जी। और नासा ने आखिर में ये रिसर्च किया, टेस्टेड किया है कि सिर्फ गौमूत्र या गौ माता की जो खाद है उससे जमीन रिक्लेम हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती। जी। मेरा ये कहना यह है कि डेफिनेटली लीगल एंड पॉलिटिकल साइड पे हमें कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ों को कम करना पड़ेगा, इसको पॉलिटिसाइज करने से कोई फायदा नहीं। दूसरा यह है कि अगर इसको ये स्टेटस मिलता है नेशनल लेवल का, तो गो प्रोटेक्शन और ज़्यादा बढ़िया तरीके से होगा और इसके ऊपर जो पॉलिटिक्स हो रही है वो भी बंद होगी। और दूसरी बात यह है कि आज हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी का मतलब है कि जहां अधिक लोग जिस चीज़ को चाहते हैं, चाहे वो किसी भी देश में हो, हाँ। उस चीज़ का मान सम्मान, उसकी सेंटिमेंट्स का ध्यान रखने में कोई बुराई नहीं है। आज अगर 100 लोग हैं, 80 लोग, 90 लोग किसी चीज़ को अगर अच्छा मानते हैं या उनकी भावना है, तो उस भावना को अगर अपन आगे बढ़ाते हैं तो कहाँ कोई दिक्कत की आपकी बात बात को नहीं। इस तरह से विस्तार दिया जा सकता है क्या कि उपयोगिता पर बहस ही क्यों हो? जब आस्था की बात है तो फिर उपयोगिता पर बहस क्यों? नहीं, दोनों हो सर, दोनों हो। हम केवल आस्था ब्लाइंड है, आस्था भी तो हो सकती है, पत्थर की पूजा कोई हो सकती है, उसमें भी हो सकती है। हम ये कहते हैं कि साइंटिफिक भी है, आस्था वैज्ञानिक भी होती है सर, ऐसी क्या बात है। आज अगर आज आप देखिए कि अमेरिका की नासा की संस्था वो कम तो है नहीं, वो किसी एक धर्म की नहीं है, किसी दूसरे नहीं है। भारत के सारे लोग, बहुत सारे लोग 40% वहाँ काम करते हैं, दुनिया के लोग करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आस्था का भी विषय है सर। भारत की संस्कृति आज हजारों साल पुरानी है। आज दूसरी संस्कृति, आज क्रिश्चियन को ले लो, 2021 साल हो गए, हमारे मुसलमान भाइयों को ले लो, 1500 साल हुए। हिंदू संस्कृति हिंदू धर्म का प्रतीक ही नहीं है, हिंदू संस्कृति हिंदुत्व का प्रतीक है। ठीक है। और मैं ये कहता हूं कि हिंदुत्व शब्द भौगोलिक शब्द है, इसको गलत रूप से लोगों में फीड किया, ये हमारा दुर्भाग्य है, चाहे इस साइड से हो चाहे उस साइड से हो। ये कंसेप्ट दूर करिए, क्या तकलीफ है अपन को? आस्था भी बनी रहे, अपनी उपयोगिता दोनों बनी रहे, और उसमें कंट्रोवर्सी कहाँ आती है? कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।